प्रिय शिक्षक बंधु, बाइलिंगुअल स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के सेकंड पेपर का एससीईआरटी और एनसीईआरटी से रिलेटेड मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। यही क्रम एग्जाम तक चलता रहेगा। तो प्रिय शिक्षक बंधु, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ये एकदम जैसा बताया गया बीपीएससी के द्वारा उसी तरह का वीडियो है। बीपीएससी में जिस लेवल का वीडियो पूछा जाता है उसी लेवल का वीडियो। अगर आप बीपीएससी 69वीं का भी 69वीं का भी तैयारी कर रहे हैं 69 का, तो उसमें भी आपका ये जो है वीडियो हेल्पफुल साबित होगा, बिल्कुल हेल्पफुल साबित होगा। तो वीडियो पसंद आए और मेरा मेहनत थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मौका मिले तो कमेंट करके शेयर भी जरूर करें। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो आरंभ किया जाए। जैसा कि आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। उपग्रह किसे कहते हैं? वैसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो, यानी ग्रह के चारों ओर घूमता हो एक निश्चित कक्ष में। तो यहाँ पर उपग्रह की बात की जा रही थी। उपग्रह दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक उपग्रह या प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल जो है आपका सैटेलाइट। दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो कृत्रिम की बात कर रहा है, तो कृत्रिम में कौन हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन 4 है, 4 में से सही आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1। तो इससे रिलेटेड अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। पहला फैक्ट्स है कि स्पुतनिक जो है रूस के द्वारा, सोवियत संघ रूस, क्योंकि 1991 से पहले सोवियत संघ रूस था जो वर्तमान में रसिया या रूस कहलाता है। तो उसके द्वारा 1957 ईस्वी में प्रमोचित किया गया था। ये सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह था। उसके बाद आर्यभट्ट जो है भारत के द्वारा 1975 ईस्वी में, और लूना 3 जो है चंद्रयान है यानी चंद्रमा पर भेजा गया पहला जो है सैटेलाइट था कह सकते हैं, और इसे अमेरिका ने भेजा था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है, इस ऑप्शन 4 में से ऑप्शन ए जो है गुरु तेग बहादुर, ये सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग जान देते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख गुरुओं में 10वें गुरु थे, और इनका जन्म जो है वो पटना में हुआ था 1666 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव जो थे ये 5वें सिख गुरु थे, और गुरु नानक जो थे ये सिख संप्रदाय के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को सराहा तो हम करंट अफेयर का भी वीडियो डालने वाले हैं। कंप्यूटर की स्मृति का हिस्सा जहां डेटा निर्देश अस्थायी रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। ये अस्थायी पूछ रहा है, अस्थायी नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। रीड ओनली मेमोरी को या रोम भी हम लोग बोलते हैं। तो ये दोनों जो है रीड ओनली मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये क्या करता है? अस्थायी रूप से सुरक्षित करता है, जबकि हार्ड डिस्क जो है ये अस्थायी से। तो यहाँ सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और पेन ड्राइव जो है ये क्या करता है? डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे में ले जाने का काम करता है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसमें से आंसर सही हो जाएगा एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो है ये क्या है? शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। इसके अलावा हम लोग जान लेते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में। माइक्रोस्कोप क्या है कि किसी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके जूम करके देखा जाता है, खास करके वैसी वस्तुएं जो अपने खुली आंखों से नहीं देखा जा सके, यानी सूक्ष्म जीवों का या सूक्ष्म वस्तुओं का को देखा जाता है। इसके अलावा कार्डियोग्राम जो है आपका ऑप्शन ए में, कार्डियोग्राम क्या करता है? इसको ईसीजी भी कहते हैं। इसके द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, ईसीजी भी कहा जाता है कार्डियोग्राम को। तो चलिए यहाँ 5वां क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है कि चर्चित किताब हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? तो हैमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश ड्रामा का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। तो विलियम शेक्सपियर की जो और प्रमुख रचना है उसमें रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये उनकी प्रमुख रचना है। और एक जानकारी ले लें कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आगे देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन शासक था? तो सही आंसर हो जाएगा 6 का आपका ऑप्शन ए यानी लक्ष्मण सेन। कौन हो जाएगा? लक्ष्मण सेन हो जाएगा इसका सही आंसर। तो और इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्टों को जान लेते हैं। जो लक्ष्मण सेन था वो जयदेव का संरक्षक था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव
पवन दूत के लेखक धोई रहते थे। वह बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये भी आप लोग जान लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से, यानी ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए, ठगों को नाश करने के लिए किस वायसराय या गवर्नर ने यह काम किया था। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर का सी विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। बेंटिक अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ही हुआ और वो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके अलावा आप लोग जान सकते हैं कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो वारेन हेस्टिंग था, जबकि भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग, और इसको अंतिम गवर्नर जनरल कहा जाता जो कंपनी के अधीन था। और ये जो लॉर्ड कैनिंग था इसी के समय में 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है इसी के समय जो है सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से। और जो ठगी प्रथा था इसको कब दमन किया गया था, तो 1830 ईस्वी में दमन किया गया था। तो आंसर यहाँ पर सही हो गया आपका ऑप्शन सी। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं। आधिकारिक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ में 2 तरह की भाषा है, एक है कार्यकारी भाषा और एक है आधिकारिक भाषा। तो आधिकारिक भाषा की संख्या 6 है, जबकि कार्यकारिक भाषा की संख्या 2 है। तो कार्यकारिक भाषा में 2 कौन है, अंग्रेजी और फ्रेंच, जबकि यहाँ आधिकारिक भाषा पूछा गया। आधिकारिक भाषा 6 है, अरबी, चीनी, रसियन, अरबी, उंगली में गिनिए, अरबी, चीनी, रसियन, स्पेनिश, फ्रेंच, अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी पुर्तगाली का चर्चा नहीं है, जबकि अरबी, चीनी, स्पेनिश है उन 6 भाषाओं में से जो आधिकारिक भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कौन दिन मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। प्राचीन बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या है। तो जीवक क्या था, प्राचीन जो कह रहा है कि बौद्ध साहित्य में, यानी महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, बुद्ध धर्म से रिलेटेड साहित्य में, तो जीवक जो था यह एक चिकित्सक था। क्या था, चिकित्सक था, जिसे महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य है ना जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में भी भेजा था, और उसके साथ साथ जो है वो अवंती के राजा प्रद्योत, ठीक है, जब पांडु रोग से ग्रसित थे तब भी बिंबिसार ने जीवक को ही भेजा था। तो जीवक क्या थे, एक महान चिकित्सक थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सक, ऑप्शन डी। 10वां नंबर में कह रहा है, आधुनिक ओलंपिक के पिता किसे कहा जाता है। ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता में से एक है, या कह सकते हैं सबसे बड़ा है। तो आधुनिक ओलंपिक का पिता पियरे डी कोबर्टिन को कहा जाता है। और आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर से हुआ था। रोम के राजा थोडोसियस प्रथम के आदेश के कारण इसका आयोजन बंद कर दिया गया था, ठीक है। और जो ओलंपिक में ध्वज होता है ये 1913 ईस्वी से आरंभ किया गया है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर आपका 10 नंबर का सही आंसर हो गया बी, पियरे डी कोबर्टिन। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, पद्मा के नाम से। इसके अलावा अगर हम लोग जानते हैं गंगा नदी के बारे में, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसका की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गौमुख के निकट गंगोत्री हिमानी से निकलता है। यानी इसका उद्गम स्थान जो है गंगोत्री हिमानी है। हालांकि इसे वहां पर भागीरथी कहा जाता है। और अलकनंदा जो है दूसरी नदी उद्गम, जिसका स्रोत जो है संतोपंथ हिमानी है। गंगा नदी का नाम तब गंगा पड़ता जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों का मिलन होता है, ठीक है, आपस में जब मिलते हैं तब इसको गंगा नदी कहते हैं। इसके अलावा इसे बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मिलन को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बेनिया में हुआ था। कब हुआ था, 26 अगस्त 1910 ईस्वी को। उन्हें नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था।
और 5 सितंबर 1997 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। जबकि मदर टेरेसा जो है भारत कब आई थी? 1929 ईस्वी में, ये बात भी याद रखिएगा। 1929 में वो भारत आई थी और 1951 ईस्वी में मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली थी। ऑस्कर से विदूषित पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर प्राइज जो है ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारतीय जो है पहले वो भानु अस्यासी थे, यानी अथाया या अस्यासी लिखा जाता है, भानु अथाया। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो ऑस्कर की शुरुआत जो 1929 ईस्वी में, यह पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम जो है एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। तो चलिए, कांची का विख्यात कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? पूछा जा रहा है कि कैलाशनाथ विख्यात जो मंदिर है उसको किसने बनवाया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही है। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इनको बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा एक और कैलाशनाथ मंदिर जो है ये है। इसके अलावा एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है जिसको कृष्ण प्रथम ने बनाया था, और ये जो थे ठीक है, जो कृष्ण प्रथम थे वो पल्लव वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? सूचित हुआ पूछ रहा है हड़प्पा स्थल से। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि किस हड़प्पा स्थल से? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी, रंगपुर से। किससे हो जाएगा? रंगपुर से, ऑप्शन सी जो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है ये हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर था, और हड़प्पा जो है इसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 में। किसने किया था? तो दयाराम सहनी ने किया था। और जबकि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में। जबकि चावल का प्रथम साक्ष्य जो है वो लोथल गुजरात से मिला था, और रंगपुर भी जो है ये गुजरात में है, सुखभादर नदी के किनारे है। ठीक है, यहाँ से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है, जबकि चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए, ये याद रखिएगा। जबकि सुरकोज्जा जो है ये भी हड़प्पा स्थल है, यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। जबकि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, रंगपुर। लेकिन अगर पूछता है कि चावल का सबसे पहले प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो आपका लोथल होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत के अंदर आता है खिलजी वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, उसमें से खिलजी वंश एक था। तो राजस्व सुधार को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। फिरोज तुगलक जो था, जो इसमें ऑप्शन में है डी में, ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले, ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया करने वाले पहले मुसलमान शासक थे। और गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे किसके सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1965-66 में कहीं कहीं आपको 68 भी देखने को मिलेगा। सोवियत संघ रूस की सहायता से झारखंड बोकारो में ये बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र जो है स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? तो भूतपूर्व यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस के। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। सिंधु लोगों को निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, जिस ठीक है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो यहाँ पर लोहा का ज्ञान नहीं था, जबकि तांबा का और यहाँ पर लोगों को ज्ञान था। ये तांबा को तावा लिखा चला गया, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। तांबा जो है यहाँ पर ये बात पता होना चाहिए कि सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया गया था? मानव के द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु वो तांबा था। और पहला जो औजार बनाया गया था वो कुल्हाड़ी था, एक्स कुल्हाड़ी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा जा रहा है। तो वाटर पोलो जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। इस खेल की शुरुआत 1860 में हुई। वाटर पोलो की शुरुआत कब हुई है? 1860 में। कहाँ से? इंग्लैंड से। इस खेल को शुरू करने का श्रेय मुख्यतः ग्लासगो के विलियम विल्सन को है जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, यानी पहली महिला कौन थी? ठीक है,
पहली महिला के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन थी, किसमें, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, वर्तमान समय में 8,850 मीटर माना जाता है। तो यहाँ चढ़ने वाली जापान की जो महिला थी जुंको तेवी, जो 16 मई 1975 ईस्वी को चढ़ी थी, 16 मई 1975 ईस्वी को। तो जुंको तेवी यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति यानी पुरुष कौन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो यहाँ पूछा जा रहा उत्तरी ध्रुव में, तो उत्तरी ध्रुव में जो है वो क्या है आपका हिमाद्री है, क्या है, हिमाद्री। जबकि दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, ये जो है आपका दक्षिणी ध्रुव में। दक्षिणी ध्रुव में हालांकि 3 है, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 है, जबकि उत्तरी ध्रुव में एकमात्र है जिसका नाम हिमाद्री है। ये अनुसंधान केंद्र है किसका, भारत का। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जिनको पागल बादशाह कहा जाता है, सनकी कहा जाता है, अलग अलग नाम से इसको कहा जाता है, स्वप्नशील कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है। तो ये किस चीज में निपुण थे, ये बात पूछा जा रहा है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा सुलेखन में। ये बहुत बड़े विद्वान भी थे, बहुत पढ़े लिखे भी थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े विद्वान भी थे। इसी कारण इसको बहुत सारे, एल्फिंस्टन महोदय ने इसको पागल बादशाह कहा है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया, राजधानी परिवर्तन किया और उसके साथ साथ बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने सैन्य गठन किया था, जिसकी वजह से, और सभी चीज़ों को बाद में इन्होंने छोड़ दिया। तो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन किया था, सांकेतिक मुद्रा जिसमें पीतल और तांबा धातु का मुद्रा बनाया और उसको चांदी के टंका के बराबर उसका मतलब की वैल्यू दिया। इसी कारण इसे पागल बादशाह कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु हुई 20 मार्च 1351 ईस्वी को, तो जियाउद्दीन बर्नी नामक इतिहासकार है, उन्होंने कहा है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ऐसा जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में नोट जारी कौन करता है, तो भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी सभी नोटों को केंद्रीय बैंक जो भारत का है RBI वो क्या करता है कि जारी करता है। तो यहाँ पर कह रहा है 23 में कि नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो प्रणाली बोला जाए तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। तो RBI के द्वारा भारत में 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी सब में, इस वजह से आप देखते होंगे कि नोट में RBI के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। और RBI की स्थापना कब हुई, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई, और राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1949 में। ये बात भी याद रखिएगा। और 1 रुपये के नोट में वित्त मंत्री का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला देखते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप जो है इसका संबंध जो है वो गोल्फ से है। किससे, ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्फ से है। बाकी यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट पूछा है। जो भारत के संबंध में क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, शीश महल, IPL ये सब होता है। जबकि फुटबॉल में डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी होता है। और बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है भारत में उबेर कप और थॉमस कप होता है। अगला देखते हैं क्या करें, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी जो है ग्रंथि जो है वो कौन है, यहाँ पूछ रहा है। तो आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, यानी लीवर जिसको कहते हैं या कलेजी कहते हैं लोकल भाषा में, यकृत है। इसका जो वजन होता है वो 1.5 से 2 kg होता है। यकृत के द्वारा पित्त का स्त्राव होता है। ये प्रोटीन उपाचय में यानी प्रोटीन को पचाने में सक्रिय रूप से भाग लेता है। भोजन में अगर जहर देकर किसी को मारा गया है तो वो यकृत का टेस्ट करके ही पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो जिसको चंद्रमास भी कहते हैं, ये 27 दिन 8 घंटा यानी लगभग यहाँ पर हो जाएगा 28 दिन में करता। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। और चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। तो आप लोग को पता ही होगा। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। तो सम्राट अशोक जो थे ये मौर्य वंश के थे। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना 321-22 ईस्वी पूर्व में किया था, यानी BC में किया था। और उसके एक प्रतापी शासक हुए थे जिसको महान शासक कहा जाता है, सम्राट अशोक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है।
भारतीय संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन जो है या उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को कहा जाता है, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, लोकसभा भंग हो जाता है 5 साल में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के मेंबर में ही, जिसको स्पीकर कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है 29 नंबर में। तो सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1948 में, ऑप्शन ए। इससे रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं कि इस आयोग का जो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसने किया था, डॉक्टर होमी जे भाभा ने इसी की अध्यक्षता में हुई थी। और भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना, यहाँ आयोग बोल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, नरेंद्र सिंह कपानी ने। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही। ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को हल्की तीव्रता में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना टेढ़ा हो। यह रिश्तेदार कांच का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग दूरसंचार में मनुष्यों के शरीर के आंतरिक भागों का परीक्षण इत्यादि करने में किया जाता है। तो चलिए आप चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति जो है वो सुरक्षा परिषद के उस पर सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। महासभा सबसे बड़ा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ। ठीक है, ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। इसके 6 क्या हैं, इसके 6 भाग हैं कह सकते हैं। वर्तमान समय में जो है इसके 5 भाग हैं, जिसमें से महासभा इसका सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा अंग है। 6 अंग था, अब 5 अंग है। सबसे बड़ा अंग महासभा है। महासभा के द्वारा महासचिव की नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो है वो महासभा के सचिव है। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था। कैबिनेट मिशन जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और इंग्लैंड में क्लेमेंट एटली की सरकार बनी लेबर पार्टी की, तो उन्होंने भारत को स्वतंत्र करने के लिए 3 सदस्यीय एक मिशन भेजा, जिसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा। इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे आप लोग को पता ही होगा, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था, यानी किसने लागू किया था नवरोज को। तो नवरोज को लागू करने वाले बलबन थे। ठीक है, बलबन थे। बलबन कौन थे, तो इल्तुतमिश के दामाद और उसके गुलाम थे, जिसका नाम बाहुद्दीन था। पूर्ण नाम क्या, वास्तविक नाम बाहुद्दीन था। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और उन्होंने मंगलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। राज दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा की शुरुआत भी बलबन ने ही की थी। अगला देखते हैं, भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। कब बना था, तो ये 1858 ईस्वी में कह सकते हैं, सल्तान के विद्रोह के बाद। 1856 से 1862 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। ये अंतिम भारत का गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। और कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विवाह अधिनियम पारित हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन है। तो वीणा जो है भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र है। ठीक है, वीणा सरस्वती वीणा भी इसको कहा जाता है, जो है वो सरस्वती को इसी वजह से वीणा पानी भी कहा जाता है। और वीणा से संबंधित कर दें कि बदरुद्दीन डागर का संबंध वीणा वाद्य यंत्र से है। और अन्य जो है तबला वाद्य यंत्र लतीफ़ खां का, अल्लाह रखा खां का, जाकिर हुसैन का संबंध है। बांसुरी से हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना नाग घोष बांसुरी का। सितार से है जो है आपका पंडित रविशंकर का। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। कोठी और फैक्ट्री दोनों अलग अलग जगह है। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो 36 नंबर का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, सूरत में। कब की, तो 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की। जबकि अपनी पहली कोठी जो है इन्होंने 1611 ईस्वी में मुसली पट्टी में
व्यापारिक कोठी या पहली कोठी स्थापित की थी। किसने? अंग्रेजों ने। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के। बंगाल में राजस्व का स्तंभरारी बंदोबस्त, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, किसने लागू किया था? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कब लागू किया था? 1793 ईस्वी में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है। इसके तहत 19% जो है औपनिवेशिक भूमि आती थी। इसमें किसानों से, डायरेक्ट जमींदारों से कर वसूला जाता था, जो फिक्स किया गया था 10 वर्षों के लिए। इसी वजह से इसको अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। 10/11 भाग जमींदारों से कर वसूला जाता था, भू राजस्व कर, जो लगभग 89% होता था। अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रभावित किए जाते हैं? प्रभारित किए जाते हैं। यानी यह प्रभारित किसके द्वारा किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता जो है संचित निधि को प्रभारित किया जाता है, संचित निधि को। यानी ऑप्शन सी जो है यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसी वजह से ये साधारण वोट नहीं देते हैं, लेकिन निर्णायक जब वोट देना होता है तो उपराष्ट्रपति निर्णायक वोट देते हैं। निर्णायक वोट मतलब दोनों पार्टी को सेम वोट हो, तो वैसी स्थिति में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, तो सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो महासागर में होता है। कहाँ होता है? महासागर में होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? रचना एवं कार्यों की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। मूलतः पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटकों से मिलकर बना है, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक मूलतः 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। मनुष्य क्या है? आप लोग कमेंट करके बताएं। पारिस्थितिकी आतंक यूकेलिप्टस को पेड़ को कहा जाता है। पारिस्थितिकी का आतंक किसे कहा जाता है? यूकेलिप्टस पेड़ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी पीता है। श्वेत रक्त कोशिका किस में उत्पन्न होती है? श्वेत रक्त कोशिका मतलब WBC किस में उत्पन्न होती है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथियों में होती है। ठीक है। इसका कार्यकाल कितना होता है WBC का? 3 से 5 दिन। WBC का सबसे अधिक भाग जो है वो नेट्रोफिल्स होता है, कनिकाओं का बना होता है नेट्रोफिल्स। कनिका रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है, यानी उससे लड़ने में शरीर की सहायता करती है। अगला देखते हैं, भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? तो ये आपका श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास जो किसके दरबार में था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्हीं के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इनकी जो है संस्कृत भाषा की ये प्रसिद्ध कवि थी। इनकी प्रमुख किताब जो है ऋतुसंहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि इनकी प्रमुख किताबें हैं। ये संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ। इसी के साथ बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उस समय लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे हरा करके बाबर ने भारत में क्या की? मुगल वंश की स्थापना की थी। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो थी 100 सुसज्जित सेना ने एक विशाल सेना जो इब्राहिम लोधी की थी उसको पछाड़ दिया था। सिकंदर लोधी इसी लोधी वंश का था, जिसने क्या किया? आगरा शहर की स्थापना की 1504 ईस्वी में। और सिकंदर लोधी की एक और बात है कि गुलरुखी नाम से ये फारसी कविताएं लिखता था, गुलरुखी शीर्षक से, एक गुलरुखी नाम से। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। ये कह सकते हैं रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध गांधी जी द्वारा चलाया गया था। खिलाफत आंदोलन का परिवर्तित रूप था। लेकिन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मिर्जापुर नामक स्थान पे हुआ था, चौरी चौरा कांड, जिसमें अनियंत्रित भीड़ों ने पुलिस थाने को जला दिया था, जिसमें 22 एक दरोगा सहित 22 सिपाही की मृत्यु हो गई थी। इसी कारण गांधी जी ने
सत्ता और अहिंसा पर आधारित असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया था, जबकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति जो है ये किसके पास होती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री के पास होती है, जबकि राष्ट्रपति के बाद नाम मात्र की शासक होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है। तो अधिकांश मौसम की घटनाएं पांचों मंडलों में से क्षोभ मंडल जो सबसे निचला मंडल है उसी में होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर में समताप मंडल होता है, जिसमें एयर जेट चलती है यानी हवाई जहाज चलती है, और उसके साथ साथ जो है आप जान लें कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 8 से 18 किलोमीटर, ध्रुव में है ना, ध्रुव के निकट इसकी ऊंचाई अधिक होती है, सॉरी ध्रुव के निकट इसकी ऊंचाई कम होती है, विषुवत रेखा के निकट इसकी ऊंचाई अधिक होती है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एक सींग वाला गेंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है। तो एक सींग वाला जो गेंडा है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका असम और पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। असम के किस उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाता है। असम बंगाल जो बंगाल का जो है वो है आपका गोरुमारा नेशनल पार्क, वहाँ पर एक सींग का जो है राइनासोरस यानी गेंडा पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किस एजेंसी द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन बी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत में सबसे पहले आय की गणना 1867-68 ईस्वी में, ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने की थी। उस समय भारतीय लोगों का प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया गया था। लास्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापक जाल यानी www जो होता है उसके आविष्कारक कौन है, उसके फाउंडर कौन है? तो इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इससे रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट बता देता हूँ। हालांकि ईमेल जो है, ईमेल इलेक्ट्रोमेल, इसका आविष्कार रे टॉमलिंसन ने किया है, जबकि सुपर कंप्यूटर का आविष्कार J.H. वेन ने किया है, कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया है, और इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है इसका आविष्कार एसकेलवी ने किया है। जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसका आविष्कार जॉन विसेट ने किया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि www का आविष्कारक कौन है, यानी विश्वव्यापक जाल वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा कर के आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका PDF वहाँ भेज दिया जाएगा। तो चलिए इसी सीरीज के अगले